अस्सलामुअलैकुम बच्चों। हम आज पढ़ने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन, या हम उसको नाम देते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो नाम से ही पता चल रहा है न्यूटन ने दिए थे। थोड़ा सा बताता चलो न्यूटन के बारे में। तो सर आइजैक न्यूटन वाज बोर्न इन लिंकनशायर ऑन जनवरी 4 1643। बेटे याद रखना, जिस बुक में उसने ये लॉज लिखे थे उसका नाम था प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ये वो बुक थी जिसमें उसने ये लॉज पब्लिश किए थे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहले है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बेटे यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूं कि इस लॉ को सबसे पहले अबू अली सीना ने दिया था। अबू अली सीना, उसका जो कंसेप्ट था अभी आपको समझ आ जाएगा। तो सीना ने कहा था कि नो बॉडी बिगिंस टू मूव और come to rest by itself। कोई चीज खुद ब खुद ना मूव कर सकती है ना रेस्ट पे आ सकती। ये था 11th सेंचुरी में अबू अली सीना ने इसका कंसेप्ट दिया था। 11th सेंचुरी इस अब न्यूटन ने, जो न्यूटन का लॉ है वो क्या है, पहले मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगी क्या है। बेटे हमारे पास एक टेबल है, इसके ऊपर एक किताब पड़ी है या कुछ बॉक्स पड़ा है। ओके, ये बुक्स, ये जो बॉक्स है कुछ भी, ये तब तक पड़ा रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी। ओके, या एक कार है, वो मूव कर रही है। ओके, वो मूव करती रहेगी जब तक हम उसके ऊपर ब्रेक्स अप्लाई नहीं करेंगे। और आपको पता है ब्रेक्स भी क्या है, फोर्स है। मतलब क्या इसका, कि कोई बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहती है, कोई बॉडी मूव कर रही है वो मूव करती रहती है। कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करे। तो यही चीज अबोली सीना ने कही थी कि कोई भी चीज खुद ब खुद ना मूव कर सकती है ना रेस्ट पे आ सकती है। तो किस चीज की कमी थी बच्चे, वो कमी पूरी की न्यूटन ने। और इसने कहा कि ये तब तक पॉसिबल है जब तक कोई फोर्स एक्ट ना करे। तो अब इस लास्ट पहले लॉ को हम पढ़ते हैं। तो बच्चे ये कुछ इस तरह है, क्या है, बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, कंटिन्यूली रेस्ट में रहती है, और यूनिफॉर्म मोशन, अपनी मोशन में रहती है, इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, यानी मूव करती रहती है जब तक उस पर कोई फोर्स अमल ना करे। तो ये बच्चे हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके बेटे, यहाँ पे उन्होंने फोर्स को डिफाइन भी किया है। और क्या किया है, फोर्स इज एन एजेंसी विच चेंजेस or tend to change the state of rest or यूनिफॉर्म मोशन। यानी फोर्स क्या करती है, किसी चीज को, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, या तो इसको मूव करवाएगी या मूव करवाने की कोशिश करेगी। यानी टेंड्स टू मूव करवाने की कोशिश करेगी। ओके, और ये किसी चीज की डायरेक्शन भी क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो ये फोर्स की डेफिनेशन है। और बेटे मैं यहाँ पे एक लाइन लिख रहा हूँ, बड़ी अहम है, याद रखना। न्यूटन फर्स्ट लॉ न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन द फोर्स डिफाइन द फोर्स। न्यूटन का जो पहला कानून है वो फोर्स को डिफाइन करता है। ये बेटे याद रखना, ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। आगे बेटे नेक्स्ट हम यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है जिसको सॉल्व करने जा रहे हैं, वो है इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया। तो बेटे इनर्शिया के बारे में एक बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। मैं इनर्शिया को बोलता हूँ बहुत ही सुस्त चीज, काहिल। ओके, जो कोई काम ना करना चाहता हो, जिस हालत में हो उसी में रहना चाहता हो, अपनी हालत बदलना ना चाह रहा हो। फॉर एग्जाम्पल बेटे हमारे पास एक बंदा है, वो बैठा है। ओके, वो बैठा है और वो चाहता है मैं बैठा रहूं, मेरी अपनी हालत चेंज है ना हो। आप उसको उठाते हो, तो जब आप उसको उठा रहे हो लेकिन वो उठ नहीं रहा क्योंकि वो, उसका वजन क्या है, ज्यादा है। मैं एक और मिसाल लेता हूँ। ये बेटे एक छोटा बॉक्स है, आप इसको उठाते हो, आप इसको आसानी से उठा लेते हो। एक बड़ा बॉक्स है, आप इसको उठाते हो, ये जल्दी से आपसे नहीं उठाया जाता। बात समझ आ रही, क्योंकि इसका वजन क्या है, ज्यादा है। तो एक चीज है जो उठाने नहीं दे रही इसको, वो चाहती है कि मैं यहीं पे रहूं। वो चीज बेटे जो इसको मूव नहीं करवाने दे रही, वो इसका क्या है, इनर्शिया। ये जो छोटा बॉक्स है, इसको भी वो चीज मूव नहीं करवाने दे रही थी, वो इसका क्या है, इनर्शिया। लेकिन आपने इसको मूव करवा लिया, क्यों, क्योंकि बच्चे इसका जो मैस था वो लेस था, इसीलिए इसका इनर्शिया भी लेस था।
मैस लेस, इनर्शिया भी लेस, लेकिन इसका जो मैस है बच्चे वो ग्रेटर है। मैस ग्रेटर है तो ये जो अपोज करेगा वो भी ज्यादा होगा, तो मैस ग्रेटर होगा तो बच्चे याद रखना इसका इनर्शिया भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। ओके, तो ये चीज बच्चे कहलाती है इनर्शिया, जो अपनी हालत को चेंज करने से रोकती है। एक और एग्जांपल देता हूं, एक बॉडी है मूव कर रही है, ओके, मूव कर रही है और आप ब्रेक सप्लाई करते हो, आपको पता है वो यकदम नहीं रुकता, वो फिर भी ब्रेक लगाने के बाद भी वो आगे अपनी मोशन जारी रखता है, ये भी उसका क्या है, इनर्शिया। यानी इनर्शिया अगर रेस्ट की हालत को चेंज कर रहे हैं तो उसको अपोज करता है, ओके, और अगर कोई चीज मूव कर रही है उसको रोकना चाहते हैं तो वो उसको भी क्या करता है, अपोज करता है। ओके, दोनों हालतों में चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। अब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको काफी कुछ समझ आ जाएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, वो प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी जो चाहती है कि मेरी हालत चेंज ना हो, मैं रेस्ट पे हूं तो रेस्ट पे रहूं, मैं यूनिफॉर्म मोशन में हूं तो यूनिफॉर्म मोशन में रहूं, वो कंडीशन, वो प्रॉपर्टी बच्चे क्या कहलाती है, इनर्शिया कहलाती है। तो मैं इसकी एक इंपॉर्टेंट लाइन है वो लिख रहा हूं मैस के बारे में, मैस ऑफ बॉडी इज क्वांटिटेटिव measure ऑफ इट्स इनर्शिया। ओके, यानी इनर्शिया क्या है, मैस के साथ रिलेट करता है, जितना ज्यादा मैस, मैं यूं इसको लिख दूं, मैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया। ओके, आप एक साइड पे ये डायग्राम देखें, आपको नजर आ रहा है, आप लोगों ने ये देखा होगा बेटे, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इनर्शिया क्या है, ये कुछ कप और पड़ी है केतली, नीचे कपड़ा है, ये कपड़े को जोर से खींचता है। अब देखो बेटे, ये जो बर्तन वगैरह ये वहीं के वहीं पड़े हैं, लेकिन कपड़ा नीचे से क्या हो गया है, गायब, क्योंकि ये अपनी हालत को चेंज करना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि हम साथ जाएं, ये अपोज करते हैं अपनी काज को, यानी वो जो उसके साथ हो रहा है उसको क्या करते हैं, अपोज। तो वो रेस्ट पे हैं तो कहां पे रहना चाहते हैं, रेस्ट पे, तो इसलिए वो यहीं पे पड़े हैं और नीचे वाला जो कपड़ा है वो क्या हो गया है, गायब हो गया। तो ये बेस्ट एग्जांपल है किसकी, इनर्शिया की, सुस्तपन की, वो हिलना ही नहीं चाह रहा। बात समझ आ रही, वो कहते हैं हम ही ना छेड़ो, जो करना है करो, नीचे से कपड़ा ले लो, लेकिन हमें छेड़ना नहीं है। तो ये बेटे कहलाता है इनर्शिया। ओके, आई होप आपको ये इनर्शिया का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, अपोज करना, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज करना। तो ये बेटे न्यूटन फर्स्ट लॉ है हमारे पास, जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ फोर्स पढ़ी और हमने इनर्शिया को पढ़ा। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बड़ा आसान है, एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ये बेटे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हम उसके ऊपर लगाते हैं फोर्स, आपको पता है फोर्स लगाने से ये मूव करेगा, तो इसमें क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको पता है वेलोसिटी का क्या होना, चेंज। मैं फोर्स को बढ़ा देता हूँ, ये देखना बेटे, मैंने ज्यादा फोर्स लगाई तो ज़ाहिर ज्यादा तेजी के साथ ये मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो पहली लाइन आपको समझ आ गई कि बॉडी के ऊपर क्या लगती है, फोर्स, फोर्स लगने से उसमें क्या पैदा होता है, एक्सेलरेशन। फिर बेटे ये जो एक्सेलरेशन है, देखो पहले फोर्स कम थी, एक्सेलरेशन कम था, अब फोर्स ज्यादा है तो एक्सेलरेशन क्या है, ज्यादा। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, याद रखना बेटे, जितनी ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा एक्सेलरेशन। उसके बाद मैं एक और काम करता हूं बेटे, मैं यहाँ पे एक छोटा ऑब्जेक्ट लेता हूँ और यहाँ पे एक बड़ा ऑब्जेक्ट लेता हूँ। अब आपने मुझे बताना है, मुझे इसका आइडिया नहीं है, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ 10 न्यूटन, इसके ऊपर भी लगाता हूँ 10 न्यूटन। ओके, तो अब आप में से मैं पूछता हूँ किस में ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगा, जाहिर है जिसका मैस कम होगा वो ज्यादा तेज जाएगा और जिसका मैस ज्यादा है वो कम जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बेटे, जिसका मैस कम उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा, यानी एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैस। फोर्स के डायरेक्टली है और मैस के इनवर्सली, मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूं तो ये बनेगा एफ ओवर एम। आपको बेटे पता है कि जब हम कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये कुछ बनेगा के एफ ओवर एम। तो बेटे यहाँ पे बताता चलूं, के की जो वैल्यू आती है वो आती है एम ए ओवर एफ। अगर मैं दोनों के यूनिट्स पुट करता हूं बेटे, वो हम निकालेंगे, तो यूनिट पुट करने से मैस का होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ओके, तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन को अगर हम ओपन करें तो वो भी यही होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैंसिल किया तो आंसर क्या आया, 1। तो बेटे याद रखना के की वैल्यू क्या होती है, 1। तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा
ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम। तो बेटे अगर मैं इसको मजीद सिंप्लीफाई करूं एफ के लिए, तो एफ की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये बेटे हमारे पास फाइनल रिलेशन है। इसको मैं यूं लिख रहा हूँ, यहाँ से भगा के जगह थोड़ी बची है यहाँ के लिए यार। तो एफ इज इक्वल टू बेटे क्या आया, एम ए। यही चीज बेटे कहलाती है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये बेटे मैं इसको यूं लिखता हूँ, वो जिस तरह मैंने यहाँ पे पीछे लिखा था कि जो न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन द फोर्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन द फोर्स एंड न्यूटन सेकंड लॉ डिराइव द फोर्स, डिराइव द फोर्स, यानी ये फोर्स को क्या करता है, डिराइव करता है। अब बेटे आप इसका यूनिट भी निकाल सकते हो एफ, और इसका यूनिट है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर बेटे मैं इसके साथ 1 लगा दूं, तो बेटे जो फोर्स का यूनिट बनता है वो होता है 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन क्या होता है, अगर 1 kg मैस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा करे, तो फोर्स कितनी होगी, 1 न्यूटन होगी। तो इस तरह बेटे आप न्यूटन को डिफाइन कर सकते हो। तो अगर आप इसको अंडरलाइन कह रहे हैं, ये देखो 1 न्यूटन इज द फोर्स इन विच बॉडी प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बॉडी ऑफ मैस 1 kg। यही चीज मैंने आपको बताई है, एक बॉडी है जिसका मैस है बेटे, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मैस है 1 kg, और उसमें एक्सेलरेशन कितना पैदा हो रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो फोर्स होगी बेटे वो कितनी होगी, फोर्स होगी हमारे पास 1 न्यूटन। ये चीज बेटे आप लोगों ने याद रखनी। तो ये हमारे पास हुआ सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए यहाँ तक काफी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।